आज हम कर रहे हैं तिब्बत के पथ पर यात्रा वृतांत। यह यात्रा वृतांत राहुल सांकृत्यायन का है। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने अब तिब्बत की अपनी यात्रा का वर्णन किया है और साथ ही साथ तिब्बत की यात्रा करते समय नेपाल के लोगों के जीवन और उनके व्यवहार का वर्णन किया है। तो देखते हैं। आज सवेरे थोड़ा थोड़ा पानी बरस रहा था। बड़े सवेरे ही सोच आदि से निवृत्त हो मैंने तमंग तरुण से साथ चलने को कहा। तमंग होता है एक जाति, तरुण होता है युवा। उसे पके खेत को काटना था, इसलिए आवश्यक कठिनाई थी। अंत में मैंने उसे तातपानी तक ही चलने के लिए कहा। उसके मन में भी न जाने क्या ख्याल आया और वह चलने को तैयार हो गया। तब तक 8 बज गए थे। बूंदें भी कुछ हल्की हो गई थी। मैंने सबसे विदाई ली। गांव से थोड़ा मक्खन तो न मिल्स का सत्तू लेकर हम चल पड़े। सत्तू खाने की चीज़। मालूम हुआ हमारे रास्ते के बगल में ही चरवाहों का डेरा है, वहाँ मक्खन मिल जाएगा। हमारा रास्ता पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर से जा रहा था। यहाँ चारों ओर जंगल था। रास्ता कहीं कहीं तो काफ़ी चौड़ा था। इन रास्तों की मरम्मत आदि गांव के लोग ही किया करते हैं। 6 घंटे बाद हम चरवाहों के डेरे में पहुंच गए। मोटी जंजीर में बंधे कुत्तों के कान के पर्दे फाड़ना शुरू किया। गृहिणी ने कुत्तों को दबाया, तब फिर हम डेरे के भीतर घुसने पाए। डेरा क्या था? चटाइयों से छाया हुआ झोंपड़ा था, जिसके भीतर खाने पीने का सामान, कपड़े, बिछौने, बर्तन सभी ठीक से रखे हुए थे। जामो दूही जा रही थी। गृहपति लकड़ी के छोटे बर्तनों में दूध दूध कर लाता था। गृहपत्नी चारा तैयार कर रही थी। इस देश में दूहने के वक्त गाय के सामने कोई खाने की चीज़ अवश्य रखनी होती है। डेरे के कोने में लकड़ी का बड़ा बर्तन छाछ से यानी कि लस्सी से भरा हुआ था। डेरे वालों ने दूध पीने को कहा, किंतु मैंने छाछ पसंद की। इसके बाद उन्होंने खाने का आग्रह किया। आगे रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, इसका कुछ ठीक न था, इसलिए मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसी समय उन्होंने चावल और तरकारी बनाई। हमारे खाना समाप्त करने तक उन्होंने मक्खन भी तैयार कर दिया। इस प्रकार 11 बजे के करीब हमें छुट्टी मिली। विशालकाय वृक्षों के बीच से रास्ता बड़ा सुहाना मालूम होता था। जंगली पक्षियों के मधुर शब्द कर्ण गोचर हो रहे थे। कर्ण कान, गोचर सुनाई देना, यानी कि कान से सुनाई देना। मेरा साथी भोटिया भाषा अच्छी जानता था। भोटिया भाषा होता है भूटान की भाषा। उसकी दूसरी बोली मैं नहीं जानता था। दोनों बीच बीच में भोटिया में बात करते। कभी स्ट्रॉबेरी चूमते। स्ट्रॉबेरी होता है एक प्रकार का फल। कभी जोकों से पैर बचाते आगे बढ़ रहे थे। ऊपर कहीं कहीं गांव भी मिलते थे। यह सभी गांव यल्मो लोगों के थे। यल्मो होता है एक जाति, यानी कि एक विशेष जाति के लोग। सारा गांव सफ़ेद ध्वजाओं का जंगल था। गांव के पास रास्ते में मानी का होना अनिवार्य था। मानियों के दोनों ओर रास्ता बहुत साफ बनाया गया था। बौद्ध यात्री सदा इन मानियों को दाहिने रख परिक्रमा करते चला करते हैं। यद्यपि इस प्रकार चारों ओर परिक्रमा नहीं होती, तो भी उसकी लंबी परिक्रमा हो जाती है या भविष्य की यात्राओं से परिक्रमा पूरी हो जाती है और आदमी महापुण्य का अधिकारी हो जाता है। एक गांव में तो मानी की दीवारों में पत्थरों पर खुदी हुई तस्वीरों पर रंग भी ताजा ही लगा हुआ था। ऊपर कह चुका हूँ, यल्मो लोगों में लामा धर्म बहुत जागृत है और वह खाने पीने से भी खुश है। 1 बजे के करीब हम डांडे के किनारे पर आए। वहाँ से हमें दूसरी ओर जाना था। इन ला पर बड़ी मानी थी। दूसरी ओर पहुँचते ही सीधी उतराई शुरू हुई है। थोड़ा नीचे उतरने पर जंगल आंखों से ओझल हो गया। चारों ओर खेत ही खेत थे। थोड़ी ही देर में पके जौ और गेहूं के खेत भी ऊपर छूट गए। जितना ही हम नीचे जाते थे, उतना ही तापमान का प्रभाव खेतों पर दिखाई पड़ता था। मैं भी अब चलने में कमज़ोर न था। मेरे साथी को भी खेत काटने के लिए जल्द लूटना था, इसलिए हम खूब तेज़ी से उतर रहे थे। तमंगों के कितने ही गांव को पार कर निचले हिस्सों में गोरखों के गांव मिले। यहाँ मकई एक एक बालिश्त उगी थी। बालिश्त यानी कि थोड़ी थोड़ी। 3-4 बजे हम नीचे नदी के पुल पर पहुँच गए। यहाँ भी एक सरकारी सिपाही रहता था, किंतु उसे एक भाटिया लामा से क्या लेना था। पार होकर चढ़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई में अब उतनी फुर्ती नहीं हो सकती थी। 5 बजे के बाद थकावट भी मालूम होने लगी। हमने सवेरे का निश्चय कर लिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण का घर मिला। गृहपति ने लामा को आसन दे दिया।
साथी ने भात बनाया। रात बिताकर फिर हम ऊपर की ओर बढ़े। कितने ही गांव और नालों को पार करते हुए दोपहर के करीब हम डांडे पर पहुंचे। डांडा होता है मार्ग या रास्ता। डांडे को पार करते ही फिर वृक्षों से शून्य पहाड़ मिला। शून्य पहाड़ होता है जहां पर पेड़ पौधे न हों। 12 बजे के बाद दूसरा डांडा भी पार कर लिया और अब हम काठमांडू से कुत्ती जाने वाले रास्ते पर थे। यह रास्ता ऊपर ऊपर से जाने वाला है, नीचे से एक दूसरा भी रास्ता है, लेकिन वह बहुत गर्म है। इस डांडे को पार करने पर फिर हमें घना जंगल मिला। आजकल कुत्ती से नमक लाने का मौसम था, इसलिए झुंड के झुंड आदमी या तो मकई चावल लेकर कुत्ती की ओर जा रहे थे या नमक पीठ पर लादे पीछे लौट रहे थे। 2 बजे के करीब से उतराई शुरू हुई। अब भी हम सरबों की बस्ती में थे। सरबो भी एक जाति होती है। यलमो लोग भी सरबा भोटियों की ही एक शाखा है। यह सरबा भोटिये दार्जिलिंग तक बसते चले गए। सरबा का मतलब है पूरब वाला। एक सरबा से पूछने पर मालूम हुआ कि डुक्पा लामा अभी उधर से नहीं गुजरे हैं। विश्वास हो चला शायद पीछे ही हैं। 1 घंटे की उतराई के बाद मालूम हुआ डुक्पा लामा अगले गांव में ठहरे हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई। 3 बजे हम जाकर उनके सामने खड़े हुए। मेरा उनका झगड़ा तो था ही नहीं, सिर्फ जातीय स्वभाव के कारण उन्होंने मेरी उपेक्षा की थी। सभी लोग पंडिता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उस रात को वहीं रहना हुआ। गांव तमंगों का था। ये लामा धर्म के मानने वाले कहे जाते हैं, लेकिन डुक्पा लामा ऐसे बड़े लामा के लिए भी उनको कोई श्रद्धा न थी। दाम देने पर भी मुश्किल से चीज़ मिलती थी। मेरे दिल में अपूर्ण शांति थी। कुल्लू के रिंचन साथ थे। डुक्पा लामा का शरीर बहुत भारी था और चलने में बहुत कमज़ोर थे, इसलिए बीच बीच में उनको ढोने के लिए 2 आदमी साथ ले लिए थे। हमारी जमात में 4 लामा और 4 घरीज थे। इस प्रकार सब मिलकर हम 8 आदमी थे। सवेरे फिर उतराई शुरू हुई। यहाँ नदी पर लोहे का झूले वाला पुल था। आम रास्ता होने से यहाँ चट्टी पर दुकानें थी। खाने की कोई और चीज़ न मिली। हाँ, आग में भुनी मछलियाँ मिली। चढ़ाई फिर शुरू हुई। शाम तक चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम तमंगों के बड़े गांव में पहुँचे। वहाँ रात बिता गुरु को ढोने के लिए 2 आदमी ले फिर सवेरे चल पड़े। एक डांडा और पार करना पड़ा, फिर उतराई शुरू हुई। अंत में हम काली नदी के किनारे पहुंच गए। अब हम काठमांडू से आने वाले बड़े मार्ग पर आ गए। सड़क पर नमक वालों का मेला सा जाता हुआ मालूम होता था। अब हम सरबा लोगों के प्रदेश में थे। 15 मई को हम काली नदी के ऊपर भाग सरबों के एक बड़े गांव में ठहरे। साथियों ने बताया कल हम नेपाल की सीमांत चौकी पार करेंगे। इस यात्रा में और लोग तो थुक्पा सत्तू से काम चला लिया करते थे, किंतु मेरे और डुक्पा लामा के लिए भात बना करता था। कभी कोई जंगली साग मिल जाया करता, कभी कभी भुनी मछली का झोल मिल जाता था। आज तो इस गांव में मुर्गी के अंडों की भरमार थी। हमने 40-50 अंडे खरीदे। रात को ही सबने उन्हें चट कर दिया। नीचे तो मुझे इन चीज़ों से कुछ सरोकार न था, किंतु मैंने इस यात्रा में मांस का परहेज छोड़ दिया था। लड़कपन में तो इसका अभ्यास था ही, इसलिए घृणा की कोई बात नहीं। उसी रात को मैंने यलमों में लिखे कुछ कागजों को जला दिया। मैंने सोचा कि तात पानी में कोई देखभाल न करने लगे। तात पानी होता है गर्म पानी का झरना। हम काली नदी के ऊपरी भाग पर थे। धीरे धीरे नदी की धार की ऊंचाई के साथ साथ हम भी ऊंचे पर चढ़ते जाते थे। नदी के दोनों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सभी जगह जंगल तो नहीं था, किंतु नंगा पर्वत कहीं न था। नंगा पर्वत होता है ऐसा पर्वत जहाँ पर पेड़ पौधे ना हों। 2 बजे के करीब हम तात पानी पहुँचे, यानी कि गर्म पानी के झरने के पास पहुँचे। गर्म पानी का चश्मा होने से इसे तात पानी कहते हैं। गांव में नेपाली चुंगी घर और डाकखाना है। मेरी तबीयत घबरा रही थी, डर रहा था। तू मधेश का आदमी कहाँ से आया तो नहीं कहेगा। हमारे लामा पीछे आ रहे थे कि चुंगी वालों ने पूछा, लामा कहाँ से आते हो? हमने बतला दिया, तीर्थ से। चुंगी से छुट्टी मिल गई। रिंचन ने कहा, अब क्या हो गया? अब हो गया ना काम खत्म। उसी वक्त मुझे मालूम हुआ कि फौजी चौकी आगे है। मैंने कहा, भाई असली जगह तो आगे है। थोड़ी देर में लामा भी आ गए। इसी वक्त वर्षा हो रही थी। थोड़ी देर एक झोंपड़ी में हमें बैठना पड़ा, फिर चल पड़े। आगे एक ऊंचे पर्वत बाहु से हमारा रास्ता रुक सा गया। नदी की धार भी किधर से होकर आती है नहीं मालूम पड़ता था। अब मेरी समझ में आया क्यों तात पानी की फौजी चौकी तात पानी में न होकर आगे है। वास्तव में यह सामने की महान पार्वत्य दीवार सैनिक दृष्टि से बड़े महत्व की है। नीचे से जाने वाली बड़ी पलटन को भी कुछ ही आदमी इस दीवार पर से रोक सकते हैं। थोड़ी देर में चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम वहाँ पहुँच गए जहाँ रास्ते में पहरे वाला खड़ा था। पहरे वाले ने सबको रोककर बिठाया, फिर हवलदार साहिब को बुला लिया।
यही वह असली जगह थी जिससे मैं इतना डरा करता था। मैं अपने को साक्षात यमराज के पास खड़ा समझ रहा था। पूछने पर हमारे साथी ने कह दिया, हम लोग क्रोंग के अवतारी लामा के चेले हैं। लामा भी थोड़ी देर में आ गए। हवलदार ने जाकर कप्तान को खबर दी। उन्होंने सूबेदार को भेज दिया। आते ही एक एक का नाम ग्राम लिखना शुरू किया। उसी समय किसी ने मेरे चेहरे को देखा होता तो उसे मैं अवश्य बहुत दिनों का बीमार सा मालूम पड़ता। भरसक मैं अपने मुंह को उनके सामने नहीं रखना चाहता था। अंत में मेरी बारी भी आई। रिंचेन ने कहा, इनका नाम खूनू छवंग है। सबको छुट्टी मिली। मैं भी परीक्षा में पास हो गया। पेट भरकर सांस ली। शाम करीब थी, इसलिए अगले ही गांव में ठहरना था। सूबेदार ने गांव के आदमी को कह दिया कि अवतारी लामा को अच्छी जगह पर टिकाओ और देखो तकलीफ न हो। हम लोग उसके साथ अगले गांव में गए। रात में रहने के लिए एक अच्छा कोठा मिल गया। आज डुक्पा लामा ने देवता की पूजा प्रारंभ की। सत्तू की पिंडियों पर लाल रंग डालकर मांस तैयार किया। घी के 20 दीपक जलने लगे। थोड़े मंत्रों के जप के बाद डमरू गड़गड़ाने लगा। रात के 10 बजे तक पूजा होती रही। पीछे प्रसाद बांटने का समय आया। लाल सत्तू का प्रसाद मैंने भी पा लिया। मैंने इनकार नहीं किया। दूसरे दिन सवेरे चल पड़े। 2 घंटे में हम उस पुल पर पहुंच गए जो नेपाल और तिब्बत की सीमा है। तिब्बत की सीमा में पैर रखते ही चित हर्ष से यानी कि खुश मन से विवल हो उठा। सोचा अब सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली।